क्वेश्चन का कंपोजिंग गलत है, प्रॉपर कंपोजिंग नहीं किया है ना। प्रॉपर कंपोजिंग करेगा तभी ना आएगा। अरे कंपोजर कोई नौसिखिया होगा। प्रोडक्शन पढ़ा जाए क्यों मिस्टर? कब करेगा शादी ब्याह? सर दूसरा कुछ दूसरा कुछ बोले तो शादी के बाद अरे लगन है अभी, फागुन तक, बैसाख तक चलेगा। निपट ले। सरकार ऐसे ही जो है 18 तारीख से 18 बरस से 21 बरस कर दिया, कहीं सरकार बदलेगा तो फिर 28 बरस 29 बरस कर देगा, तो सही रह जाएगा कर कुमार। पास हो गया कि 21 बरस हो गया कि? अरे सब पागल, दुनिया आगे बढ़ रहा है, पीछे लौट रहा है। अरे अपनी मर्जी से शादी करेगा, गार्जियन की मर्जी से करेगा। सरकार कौन होता है? सरकार का जो काम है वो करे। क्या लिखे मिस्टर? ए किसका फोटो देख रहा है? आए साइलेंट फोन। हाँ, किन्हीं का फोन उन आने वाला है का? ऐसे उतना तो मेरा फोन में तो आता नहीं है सर। तो मित्र तो तुम महिला मित्र नहीं बनाए हुए हो? बना लिया कर रहे, दोबारा थोड़ी है वो मन लौटेगा। सिंपल चीज है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हैं, है ना? तो कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए दो टर्म को हम लोग यूज करते हैं, है ना। प्रोडक्शन के लिए दो टर्म हम लोग बार बार एस्टैब्लिश करेंगे। एक होता है इनपुट्स, एक होता है आउटपुट। इनपुट को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। आउटपुट हो गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। अब जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको 4 बनते हैं। हाँ, ये सब तो कंठस्थ है। लैंड, लेबर, कैपिटल और कैपिटल का इंटरेस्ट कॉस्ट। अरे नहीं रे, ये तो फैक्टर्स है ना, उसका प्राइस नहीं। बताइए ना। अच्छा कैपिटल का इंटरेस्ट कि एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट? प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और कैपिटल का इंटरेस्ट। हाँ, तो हम लोगों को मेनली इन्हीं दोनों पर काम करना है। इन दोनों की मदद से ही हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो होता है कि इसमें ये बात समझ में आती, मैंने बात समझाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस, मैंने साइंस के अनुसार कि कोई भी ह्यूमन बीइंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू जो कह सकते हैं कंप्लीटली न्यू थिंग को क्रिएट नहीं करता। आप जो होता है कि अ ह्यूमन बीइंग हैज नो कैपेसिटी टू क्रिएट ए कंप्लीटली न्यू थिंग और ए न्यू मैटर, बट the domain of the human being is to only transform the shape of a commodity or of a product or of a matter। किसी
मैटर को, किसी पदार्थ को, किसी चीज़ को वो बिल्कुल नया नहीं करता, बल्कि कुछ चीज़ों को मिलाकर एक दूसरा प्रोडक्ट बना देता। समझ रही है? इसलिए हम प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी किसी भी पदार्थ में यूटिलिटी को क्रिएट करना प्रोडक्शन कहलाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू ए थिंग, किसी भी थिंग में, वस्तु में, पदार्थ में, है ना, जब हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं तो वह प्रोडक्शन कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्रिएशन का दूसरा टर्म यूज करता है इंजेक्शन, इंजेक्ट करना, इंजेक्शन ऑफ यूटिलिटी, है ना, इंजेक्शन ऑफ यूटिलिटी टू ए थिंग, किसी भी पदार्थ में उपयोगी माने यूटिलिटी को, मतलब जिस माने कि वो एट्रीब्यूट्स को इंजेक्ट करता है जिससे कि किसी व्यक्ति का, किसी ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फैक्शन को वो फुलफिल कर सके, है ना। कुछ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो यूं इनवेन है, जैसे कह सकते हैं गंगा का पानी है, ठीक है। अब गंगा का पानी, उसकी यूटिलिटी वहाँ पर नहीं है, लेकिन वही गंगा का पानी को लोग बोतल में भर के मार्केट में सेल करने के लिए आ जाते हैं। यद्यपि उसने इंजेक्शन का मतलब ये नहीं कि उसमें वो कुछ इंजेक्ट ही करे, माने वो एक उस व्यक्ति तक उस पदार्थ को अवेलेबल करा सके, उपलब्ध करा सके, या उसके सेटिस्फैक्शन को फुलफिलमेंट करने की स्थिति में ला सके, तब कहेंगे कि उस पदार्थ में यूटिलिटी ऐड की गई, इंजेक्ट की गई, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ प्राइस हो जाती है। तो जितनी उसकी प्राइस मानी जाती है उस साइड से उसमें उतना वैल्यू ऐड किया जाता है। माने टू ऐड सम वैल्यू टू ए थिंग इज द नेम, इज द प्रोडक्शन। वैल्यू को ऐड करना ही प्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रॉइंग ऑफ यूटिलिटी। बात समझ रहे हैं? किसी पदार्थ की यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करना वो क्या होगा? कंजम्पशन। हम लोग किसी पदार्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स है, सेटिस्फाइंग पावर है, उसको हम लोग खत्म करते हैं। तो इसलिए इसमें जो है एक बात समझेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आई बात समझ में? और इसको दूसरे ढंग से बाय डिफॉल्ट इसका जो है आप नाम दे सकते हैं, जो कि टेक्निकली आपको ये लिखना चाहिए, क्या? प्रोडक्शन इज ए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं? आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने बताया कि आप बिल्कुल न्यू चीज़ को क्रिएट नहीं करते, बल्कि आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो किसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं? हाँ, तो जो भी मेथड से करते हो उसको टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। दो तीन क्लास में खत्म कर देंगे, परीक्षा तक में हो जाएगी। एक दो बार रिवीजन करते रहिएगा।
अच्छा, टेक्नोलॉजिकल को आप टेक्निकल भी कह सकते हैं, या एक और टर्म यूज करते हैं लोग, इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये भी टेक्निकल टर्म है, इंजीनियर। किसी चीज को इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली मेथड से इंजीनियर कहते हैं ना, जो किसी भी टेक्निकल, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स को किसी काम के लिए अप्लाई करते हैं, इंजीनियर उसी को ना कहते हैं। तो आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, या टेक्निकल भी कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं लिखा जाता, टेक्नोलॉजिकल लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो अब कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, तो सिंपल क्या आंसर कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इज ए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब होता है तीसरी बात कि अ फर्म इज ए टेक्निकल unit where transformation of inputs are considered। मतलब फॉर्म ही वो एक ऐसा है जो जहाँ कहीं पर भी कोई भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। फॉर्म इज ए टेक्निकल यूनिट वेयर some inputs are transformed technically or technologically, है ना, into an output। और समझ आ रहे हैं कि व्हाट इज ए फॉर्म, व्हाट फॉर्म इज ए, मतलब हाँ, इज ए टिपिकल यूनिट और इज एन इंस्टीट्यूशन, है ना, वेयर हाँ इनपुट्स आर टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम आउटपुट। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस होने के लिए कौन कौन सा उसको जो है कह सकते हैं कि दूसरे टर्म्स होंगे, बोल रहे श्रेया? ना ना ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जैसे कैसे पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसी संग से डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, जो भी फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, अफेक्टिंग फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, अफेक्टिंग फैक्टर। जो भी किसी भी चीज के प्रोडक्शन को अफेक्ट करे, अफेक्टिंग नरे, अफेक्टिंग फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में इन्फ्लुएंस करता हो, उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, है ना। क्यों रे श्रेया? अब बता कौन कौन सा। अब देख, प्रोडक्शन को हम लोग इंडिकेट करेंगे क्यू से, क्यू फॉर आउटपुट प्रोड्यूस्ड,
है ना, या नॉर्मली प्रोडक्शन और आउटपुट। तो यहाँ पर Q हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। उसे Q मैं गलत लिख रहा हूँ, Q ऐसे लिखा जाता, लेकिन लिखते हैं तो क्या करें, हैबिचुएटेड है, हाथ तेरा। तो मिस्टर हर्ष देख, जब आवेगा कुटुंब देखने के लिए तो चश्मा उतार लेना, आँख में लेंस लगा लेना। सर छूट गया है बोले सर। हाँ? छूट गया है बोले सर, बतला देंगे। काहे बतलाएगा, अब दहेज वेज मिल जाएगा तब बतलाना। सर शादी हो जाने के बाद तो फिर बाद में पता ही बारे बाद में कौन देखा है, दहेज मिल जाएगा ना। दहेज से पता नहीं करते। हट, बाइक को मिल जाएगा, काम खत्म। बाइक चलानी नहीं आता तो बाइक। अरे आज नहीं आता है, बदमाश कहाँ के। रोटी पकाने आता है, रोटी बेलने आता है, हाँ सर कोई ठीक है। चावल बनाने, तब तो कोई बात नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। अब देख, इसमें क्या कर सकते हैं, इनपुट्स, इनपुट में सभी की चर्चा कर सकते हैं, जो भी है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सभी जो है आपका क्या है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट, ऐसे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब तो लिख सकते हैं, लेकिन वो खाली लंबा चौड़ा लिखने करने का हो जाएगा। इसलिए इनपुट में ही उन तमाम बातों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं FB, फिस्कल पॉलिसी, सरकारी नियंत्रण। सरकार भी अगर कहे कि आपको इस चीज़ को प्रोडक्शन करना है, इतना ही करना है ना, फिर हाँ, उसकी डिमांड भी आ जाती है। फिर आपके पास सरकार की जैसे कि टैक्स पॉलिसी किसी भी प्रोडक्शन को डिटरमिन करता है, डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है। फिर है आपके पास MP, मॉनेटरी पॉलिसी, RBI की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे जो है डिमांड फॉर कैपिटल का कम बेसी होता है। डिमांड फॉर कैपिटल का कम बेसी होगा तो आउटपुट पर भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा। सरकार का एक्साइज ड्यूटी लगाना, उससे भी चीज़ों का उत्पादन पर उसका असर पड़ता है। राशनिंग, सरकार कह दिया कि इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है, तो ये सभी जो है क्या करते हैं, आउटपुट को प्रभावित करते हैं, वैरी करते हैं। अतः ये सभी क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। आप पढ़ते हैं, इनपुट्स कर देते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब क्या हो गया, आपका कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनपुट्स, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, हाँ, कॉस्ट, तो कॉस्ट भी कर सकते हैं। इनपुट्स में दोनों बातें ले लिया कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स अगर आप बढ़ाते हैं तो आउटपुट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर इसका कॉस्ट में कोई परिवर्तन होता है इनपुट्स का, उसका ये प्रभाव किस पर पड़ेगा, आउटपुट पर पड़ेगा। और बोल रहे श्रेया कोई, बाकी वेदर वगैरह भी तो है, होता है, क्लाइमेट होता है। जैसे कह सकते हैं कि अभी होली का दिन आने को है, तो जो फेस्टिवल वगैरह है नहीं, अब जैसे अभी रंग का हो गया, पिचकारी का हो गया, उसका डिमांड बढ़े, अबीर का हो गया, अभी 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 उसका जो है निर्माण बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि होली के समय हो जाए। जैसे होली खत्म होगा, राखी का जो है प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे लोग, क्योंकि उसका सीजन आने वाला है। तो सीजन भी जो है किसी प्रोडक्शन को प्रभाव डालता है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट may affect the output or output level of a product. क्यों मिश्रा? Good, you are great. And यहाँ पर भी इसको देख लीजिएगा किताब में, म्यू का मतलब all other unknown factors which are not mentioned here, है ना। म्यू लिखने का मतलब all other factors। अच्छा, अब जो है हम लोग
जो टर्म्स बनाएंगे, नया ही पेज ले लेते हैं। अब हम लोग जो टर्म बनाएंगे, मिट गया, कैसे रे यार, थकी थकी लग रही है। चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट खाएगी रे? आए हाँ चॉकलेट ला रही है, चाह रही चॉकलेट ला आज। पता नहीं, हमको भी थोड़ा सा लग रहा है। जरा चॉकलेट लेके आ। कौन सा चॉकलेट खाएगी रे? मिल्क डेरी खाएगी? ए जा 2 मिल्क डेरी लेके आ, 20-20 रुपया वाला। 2 में तो हो ही जाएगा, 4-4 पीस हो जाएगा। या 20 वाला 2 लेकर आ। हाँ देख भाई, पैसा दे रहे हैं मिल्क डेयरी के लिए। हाँ थोड़ा सुस्ती सुस्ती लग रहा है। सर एक ही दिन पड़ जाता आज तो, लेकिन कॉलेज का लास्ट डे हुआ था, खत्म हो गया ना? चलो ठीक है, छुट्टी छुट्टी रहेगा। तो ऐसा लगता है कि नफीस वगैरह इसलिए नहीं आई होगी कि उसकी परीक्षा चल रही होगी। आ जाना चाहिए था क्लास में, जब मालूम था कि प्रोडक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि इससे चैप्टर चलता है। पता नहीं, थोड़ा हम भी आज बड़ा सुस्त लग रहे हैं। कुछ मीठा हो जाए। 40 रुपये दे। हम तो उसमें दिखा दिया है कि हमने पैसा दिया है, तुम दे 40 रुपया। 40 रुपये अगला क्लास में लेके आना। ये वाला हम वीडियो से हटा देंगे। देख, प्रोडक्शन फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब हम लोगों ने बार बार पढ़ा, रिलेशनशिप। प्रोडक्शन का मतलब रिलेशनशिप होता है। तो इसका रिलेशनशिप किसके बीच में है? प्रोडक्शन का रिलेशनशिप देखते हैं। तो प्रोडक्शन जो है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है? इनपुट्स एंड आउटपुट, है ना। इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन रिफर किसको करेगा? प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग पीएफ लिखेंगे, है ना। बार बार लिखने की जगह पर हम लोग पीएफ लिखेंगे, तो उससे समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। आप लोग भी समझिएगा। कहाँ समझेगा रे? बोल, क्या इसका डिफिनेशन लिखेगी? उसको मिलेगा नहीं, देखना। प्रोडक्शन फंक्शन refers to the यहाँ पर वही टेक्नोलॉजिकल यूज कर ले, नहीं अच्छा रहेगा। कौन सा रिलेशन है? तो क्या कह सकते हैं? ऐसे तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन खैर टर्म्स जाननी चाहिए, किताब पढ़ना रे। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन में देखना तो कौन कौन सा टर्म्स यूज किया है। अरे यार, ये तो तुम ये वाला लेकर आ गया। ये 20 रुपये का देता है, जैसे ने 40 रुपये वाला लेकर आते। फाड़ फाड़ देख भाई, 2 लेकर आए। हाँ ले ले, फाड़ फाड़। उधर हो जाएगा, कितना पीस हो जाएगा देख। चार पीस हो जाएगा रे। देखो ठंडा ठंडा कूल कूल है। 8 गो है, हम लोग यहाँ 5 हैं। ये फोड़, 2 को 3 को फोड़ ना रे। 2 को फोड़ पहले। हाँ हट कर ना रे, फोड़ 2 को फोड़ पहले। हाँ पहले हिस्सा लगा। हाँ फिर आप फोड़ 2 को इसको दे पहले। हाँ फिर अब 4 गो तुम्हारे पास, 2 को फोड़, 2 को रख अपनी जगह पर। अच्छा फिर 1 को उसको दे। और श्रेया, 1 श्रेया ले लेगी इधर से। अच्छा ये हो गया तुम लोग का। ले इधर, सबका 3-3 को हो गया। ले इधर, जा इस सर को दे दे।
वहाँ है, आई श्रेया को दे दे, सब बराबरी बराबरी से। ये श्रेया को दिया है वो पहले, तो बदमाश उधर जाकर मुंह में अपने खा लेगा। बदमाश बेईमान। Thank you, sir. प्रसन्न। तो क्या लिखेंगे? सर LO होगा। टेक्नोलॉजिकल ना। हाँ, थोड़ा सा चकाचक हुआ कि टेक्नोलॉजिकल, यही ना। पीएफ यानी प्रोडक्शन फंक्शन, हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को पीएफ लिखते चलेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन कहाँ मिला? यहाँ नीचे तो नहीं मिलता है ना, वहाँ से लाए होगे। हमको लगा कि उधर। अच्छा, तुम उधर ही जाता है, किधर जाते हो? और यहाँ नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। यहाँ आउटपुट लिखना। सिंगल कोई प्रोडक्ट होगा, उसके मोर देन वन इनपुट्स होंगे। बात समझ में आ गया? दूसरी चीज लिखेंगे कि ये बात कंप्लीट यहां हो गई। अब कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पीएफ। तो होते हैं दो टाइप। एक होते हैं शॉर्ट रन पीएफ। एसआर से क्या समझेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन है ना। उसमें तो आवाज सुन ही लोगे। एसएससी एसआर पीएफ को मतलब समझ में आ गया क्या? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वास्तव में एनर्जेटिक होता है कि हमको भी बड़ा बोर लग रहा था। देख, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसका डेफिनेशंस की चर्चा कर देते हैं। शॉर्ट रन में जो होते हैं, और हम लोग जो है प्रोडक्शन फंक्शन में जो है केवल और केवल दो ही इनपुट पर काम करेंगे। हमारे पास इनपुट्स दो ही रहेंगे। कौन कौन? लेबर एंड कैपिटल। बाकी सभी इनपुट्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। और थ्रू आउट आपका डिस्कशन में भी इसको इग्नोर किया जाता है। खाली रे बाला काला निकाल ली, मारना है का कोई को? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या तो केवल हम एल को ले लें या इसको ऐसे लिख लें और के को कांस्टेंट कर दें, या आउटपुट जो है हम एल को कांस्टेंट कर दें, के को वेरिएबल कर दें। बस नहीं, उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं और हो जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं। समझ रहे हैं? लॉन्ग रन में ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। अच्छा, इसमें तुम एक टर्म्स यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है ना। इसमें तुम यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी, है ना।
तो इसमें यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी भी आता है कि बने माना जाता है, लेकिन याद रखना कि जब भी आप डिस्कशन कर रहे हो तो ये टेक्नोलॉजी जो है, चाहे आप शॉर्ट रन कर रहे हो या लॉन्ग रन सब्जेक्ट मैटर है आपका, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गिवन। समझ रहे हैं? तो अब क्या होता है कि किसी भी फर्म के लिए या इंडस्ट्री के लिए, फर्म के ही माने के अनुसार हम लोग देखते हैं कि किसी भी फर्म के लिए शॉर्ट रन किसको कंसीडर करता है और लॉन्ग रन किस चीज़ को कंसीडर करता है, कैसे डिफाइन करता है। शॉर्ट रन को डिफाइन करते समय क्या क्या बातें कंसीडर करता है, और लॉन्ग रन को डिफाइन करते समय कौन कौन से वो कह सकते हैं कि टर्म्स को डिफाइन करता है। तो देखोगे बड़ा आसानी से कि आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन SRPF एक बार यहां लिख देते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसी से एक कॉस्ट बनता है, शॉर्ट रन। तुम पढ़ना रे श्रेय, किताब ये लोग तो नहीं पढ़ेगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते समय इसमें बहुत आसानी से एक बात लिखा जाता है, इन ए गिवन टेक्नोलॉजी एट लीस्ट का एक टर्म यूज करता है, एट लीस्ट एक टर्म्स यूज करता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एट लीस्ट वन इनपुट इज हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि कम से कम एक कोई भी इनपुट वो द प्रोडक्शन फंक्शन है ना, द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच एट लीस्ट वन इनपुट इज केप्ट कांस्टेंट, द प्रोडक्शन फंक्शन इज टर्म्ड एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। या कह सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to the production process, refers to the production process in which at least one input is kept constant। या ना आप ये कह सकती हैं कि in short run production function some inputs are constant and some inputs are variable। वन तो चूंकि डिस्कशन के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते हैं, समझ रही है कि हम लोग उसको सब्जेक्ट को समझने के लिए 1:1 पर काम करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप इसको डिफाइन करेंगे तो इन ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन सम इनपुट्स आर केप्ट कांस्टेंट व्हाइल सम आर केप्ट वेरिएबल। आई बात समझ में? अच्छा, अब बता, और दोनों स्थिति में टेक्नोलॉजी हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा, टेक्नोलॉजी पर कोई टर्म्स नहीं आएगा, लेकिन इन ए गिवन टेक्नोलॉजी को टर्म्स में लिखनी चाहिए डिफाइन करते समय। सेकंड बोल रही है, कौन सा लिखेगी, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या लिखेगी इसको लिख दें, हाँ, लॉन्ग रन मिश्रा, गुड। मेरा 40 रुपये खर्चा हो गया, तुमसे लेंगे अगले क्लास में, ये याद दिला देना रुपेश, नीतीश का कुर्ता उड़ता ही खोल लेंगे। साइकिल से जाता है तो तुम्हारा बस से रोक लेंगे, सब पब्लिक बोला हल्ला करने लगेगा तो हम कहेंगे क्या करें, मेरा पैसा लेके भागा हुआ है। है ना हम गए बस रोको, झगड़ा हो तो हो,
लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो इसमें जो है ना 1:1 में, जैसे कि मैंने तो इस बात को यहाँ लिख ही दिया है ना, Q इज ए फंक्शन ऑफ एल या Q इज ए फंक्शन ऑफ के, एल के ऊपर या के ऊपर आपका बार दिया हुआ है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर डिफिनेशन में आप यहाँ दे सकते हैं फॉर एग्जांपल कि Q इज ए फंक्शन ऑफ, अब बाकी सबको देख लिया, आप एल लिखकर छोड़ दें, सिंगल हो जाएगा, या आप क्या लिख सकते हैं, आप केवल के लिख दीजिए, और नहीं तो इस ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्शन फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल के लेबर कैपिटल लैंड है ना, फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। तो इस सभी के ऊपर क्या कर देंगे, बार दे देंगे, है ना, ORG ऑर्गेनाइजेशन को लिख दें तो ORG, हाँ हो सकता है और होता ही है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, ऑल, हाँ, लेकिन आपका जो है परीक्षा में टेक्निकली आपको पूछ देगा कि विच वन इज नॉट वेरिड इधर इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन, दैट इज टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में टेक्नोलॉजी गिवन रहेगा, ऑल इनपुट्स आर क्या होगा, वेरिएबल। इसी से जो है ना आपको निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट, इसी से निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट होता है क्योंकि जो कॉस्ट फिक्स्ड इनपुट पर आए, जो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट का मतलब क्या, यानी फिक्स्ड है ना। तो जो फिक्स्ड इनपुट पर जो कॉस्ट आए उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो चूंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ही फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, अतः फिक्स्ड इनपुट फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में चूंकि सभी इनपुट जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, अतः लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए मिश्रा, पता नहीं चला ये उस दिन भी हम लोग पिज्जा खाए तो पता नहीं चला कहाँ चला गया। तुम था पिज्जा के दिन, तुम था। संतुष्टि आजकल नहीं मिलता है, पार्टी साटी खाली चॉकलेटे का रखा जाए। ए मिश्रा, अगले क्लास में आना तो घर से लेते आना चॉकलेट। अच्छा ठीक है, क्या बोला, कहाँ से बटेगा ना, अगले क्लास में लेते आना, तुम घर से लेकर आ, पैसा मांग के लेकर, थोड़ा पैसा नहीं लेंगे, चॉकलेट लेकर आना। वो बड़ा वाला नहीं होता 80 रुपया कितना वाला, क्या बोला, हम बोले कि जब हम कमाएंगे ना सर तब लेके आएंगे, तो ना पड़ा तो अरे 80 रुपया का तो कितना को होता है रे लड़की, सर 100 रुपये का आता है, ज़्यादा का होता है ना, और ज़्यादा का होता है। जो शादी ब्याह में देता है वो ये चौड़ा रहता है भाई, आए हाँ हाँ हाँ, समथिंग ऐसा ही कुछ रहता है, उसका ये रहता है चौड़ा। वो सब फालतू में ड्राई फ्रूट्स वाला कैडबरी सब खाइएगा ना, वो अच्छा लगता है, राखी में मिलता है। हाँ अच्छा, यहाँ पर भी मिलेगा, कैडबरी तो हर जगह मिलेगा। अच्छा, पहले एक दिन पिज़्ज़ा और डोमिनो चला जाए, उसके बाद फिर एक बार चला जाएगा। वसूलेंगे तो सब तुम ही से, तुम अभी दे या शादी में दे या शादी के बाद दे, घर का पता है ना सर के पास, गुड, पहचान लेगा ना। फोटो तो ऐसे तुम इधर आ, पहले फोटो तुम्हारा दिखा ले यहाँ पर, वो कर ले आए जाते समय, ठीक है फोटो खिंचवा लेना। देख अब जो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन
ये तो हो गया सिंपल सी बातें। अब है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको इसमें जो लॉ जो है अप्लीकेबल होता है, इसमें जैसे कैसे हम लोग हर जगह तो लॉ ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ही पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स। आउटपुट को रिटर्न्स भी कहते हैं। कहता नहीं कि भाई अगर हम इतना रुपया इसमें लगाते तो इसको रिटर्न्स कितना मिलेगा। हिंदी में रिटर्न्स को क्या बोलते हैं श्रेया? अगर कहेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स, इसको हिंदी में अगर कहेगा तो क्या कहेंगे? इसको पढ़ते हैं प्रतिफल, मतलब रिटर्न। फल का अपोजिट ना है रे। मैंने कहता है इसका क्या फल मिलेगा, तो फल का मतलब सेब संतरा अनाज थोड़ी है। फल का मतलब उसको कह सकते हैं कि क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या रिटर्निंग होगा। अगर हम ये काम करते तो इसका रिटर्न्स क्या, उसका फल क्या मिलेगा। अब प्रतिफल मतलब आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिलेगा, वही ना प्रतिफल हो गया। देख तो लाभ रिटर्न्स, तो लाभ रिटर्न्स के साथ साथ एक बात इतनी ही लिखी जाती है लाभ रिटर्न्स, लेकिन आप इसमें अटैच कर सकते हो किसका रिटर्न्स है, 2a वेरिएबल इनपुट। अगर हम किसी वेरिएबल इनपुट को हम वेरी करते हैं और अदर इनपुट्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, बस में आ रहे हैं, तो ईच हमारे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, क्योंकि वेरिएबल इनपुट के यूनिट्स को हम एम्प्लॉयड करेंगे। जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, बस में आ रहे हैं, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। अब जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट्स के यूनिट्स को हम माने एम्प्लॉय करते जाएंगे, इसमें हमेशा यूज करना एक टर्म एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ रोजगार नहीं होगा, अप्लाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को प्रायः एम्प्लॉयमेंट टर्म से यूज किया जाता है। जितने भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं या रिसोर्सेज ऑफ इनपुट्स हैं या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, किस टर्म से यूज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट से। बस समझिए श्रेया, एम्प्लॉयमेंट से उसको क्या करेंगे, यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, एड्रेस करेंगे। एड्रेस भी कर सकती है, संबोधित करेंगे, एड्रेस मतलब संबोधित। अच्छा, तो लाभ रिटर्न्स टू ए वेरिएबल इनपुट, इसको एक और नाम से जानते हैं, कई नाम से जानते हैं, किताब में आपको मिलते रहेंगे, देखना तो कुछ और नाम ढूंढ कर तुम लोग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, या व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद द सेम आंसर। समझ आ रहे हैं कि चाहे कोई भी प्रश्न इस पैटर्न पर दिया हो तो उसका आंसर आप एक स्टेट बने, एक ही आंसर जो है तीनों के लिए काफ़ी है। तो क्या होता है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, तो सीधे लॉ ऑफ रिटर्न्स की चर्चा करते हैं, या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, बोल रही श्रेया, वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ। एक होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हाँ, यानी कि प्रोपोर्शन जो है, क्या डिफरेंट पार्ट, It's part of input. हाँ, And
नहीं रे लड़के, कह सकते हैं यहाँ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एक अनुपात होता है, रेशियो होता है। तो ये होता है प्रोपोर्शन कब चेंज होगा? जब कहते हैं रेशियो, और रेशियो को अगर कुछ सेंस के लिए हटा दें तो इसका मीनिंग यूँ समझ, मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट। तो रेशियो बदलता नहीं जाएगा। देख से रहे कैसे? मान ले कि हमारे पास, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखा। मान ले कि हमारे पास फिक्स्ड इनपुट, हमारे पास के है ना, हमारे पास फिक्स इनपुट के है। क्लियर? तो के हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट फिक्स्ड इनपुट हो गया। और हमारे पास वेरिएबल इनपुट है, ये मान लो लेबर है, क्योंकि हम लोग प्रायः लेबर के रिस्पेक्ट में ही टोटल आंसर बनाएंगे, टोटल यहाँ से डिफाइन करेंगे तो ये करेंगे। तो अगर कह सकते हैं कि लेबर का हम 1 यूनिट लगाते हैं तो कैपिटल हमारे पास के है, तो इसका रेशियो क्या होगा? मान लो ये 100 है, तो 100 तो गिवन है ना। मान लो कि हमारा 100 है, गिवन है, फिक्स्ड है, तो ऑलवेज 100 रुपया फिक्स्ड है कैपिटल। अब एक अगर हम इनपुट लगाते हैं, 1 यूनिट ऑफ इनपुट, तो हमारा रेशियो क्या होगा? 100:1, यही ना रेशियो होगा। अगर हम नंबर ऑफ लेबर जो है 2 लेबर लगाते हैं 100:2, तो रेशियो बदल गया, है ना। अच्छा, उसी ढंग से अगर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हम लेबर का क्या होगा? बढ़ाते जाएंगे। यूनिट ऑफ लेबर को हम जैसे जैसे एम्प्लॉयड करते जाएंगे वैसे वैसे ये रेशियो क्या है? वैरी करता जाएगा। और उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रोडक्शन पर पड़ेगा। अतः जब कुछ इनपुट्स को फिक्स्ड रखते हैं और मान लेते हैं कि एक सिंगल इनपुट को अगर हम वैरी करते हैं तो उसका टोटल प्रोडक्शन किस तरीका से कम बेसी होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, इस बारे में जो लॉ बतलाती है उसी लॉ को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, या उसी को लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं, कहेंगे। श्रेया, बात समझ में आ गई कि क्यों हम इसको? क्योंकि जो बातें, जो स्टेटमेंट यह डिफाइन करे कि वेरिएबल इनपुट के साथ फिक्स्ड इनपुट का जब प्रोपोर्शन वैरी कर रहा हो तो उसका प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन किस तरह बिहेव करेगा, यह जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स या इसी को ही शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। आई बात समझ में श्रेया? अब देख, तीनों का डिफिनेशन एक होगा। आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का भी आंसर वही देगी। कैसे देगी? पहले एक बार हम स्टेटमेंट लिख दें, फिर सबको कंबाइंड करके एक आंसर बना देंगे, है ना। देख तो सिंपल, अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें, क्यों मिश्रा? अरे शादी ब्याह कर ले यार, तुम समझता नहीं है। हम तुम्हारा निमंत्रण खाने के लिए एकदम जो है तैयार बैठे हैं। सर कोई बोल देंगे उनको भी ले चलेंगे। तो देख सर भी बोल देंगे ठीक है ठीक है। आवाज़ आई सर का? अभी बुला के सर को बोल देंगे सर
अगले हफ्ता मैंने परीक्षा के बाद उसका रिटर्न में जाना है उसमें। लॉ ऑफ रिटर्न्स, इसका स्टेटमेंट क्या है? कहता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टेल्स या स्टेट्स that when a variable input is implied with some fixed input है ना। लॉ ऑफ रिटर्न्स स्टेट्स दैट व्हेन ए वेरिएबल इनपुट इज इम्प्लॉयड, कह सकते हैं व्हेन अ वेरिएबल इनपुट, अच्छा विथ, इसको यहाँ पर कर दें, इसको थोड़ा सा हटा दें, विथ व्हेन यूनिट्स ऑफ, मैंने कि मात्रा न करते हैं, अमाउंट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, श्रेया रे, तो यहाँ पर इज की जगह क्या हो जाएगा? आर implied with some fixed input. At first ये टर्म्स काम आएगा। At first total input, total output increases, total output increases at increasing rate, माने वो इंक्रीज करेगा, increasing rate, then increases, अभी फिर भी इंक्रीजे करेगा। इसी से कई प्रश्न का उत्तर आपको टेक्निकली पूछा जाएगा परीक्षा में। increases at decreasing rate, then वहाँ लिख दिया at decreasing rate, after that एक ही सेंटेंस में लिख देना, after that it reaches, इट किसके लिए यह आया? टोटल आउटपुट के लिए, टोटल प्रोडक्शन के लिए। इट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम, इससे कई क्वेश्चंस रहेगा। एंड इवेंचुअली का भी टर्म यूज करता है, या अल्टीमेटली, इवेंचुअली स्टार्ट्स फॉलिंग, मतलब ये कहता है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जब किसी वेरिएबल इनपुट्स को फिक्स इनपुट्स के साथ मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय किया जाए तो पहले क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद भी बढ़ता रहेगा, लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। फिर इसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा? मैक्सिमम पर, फिर उसके बाद ये गिरने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये इसके पोजीशन हो गया। 4 बातें आ गई। पहली बात क्या होगा कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर दूसरी पॉइंट क्या हो गई?
डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर तीसरी पॉइंट क्या हो गई, मैक्सिमम पर पहुंचा, और चौथी बात क्या हो गई, फिर वो स्टार्ट फॉलिंग हो गया, गिरने लगी। बस में आ रहे हैं। तो इस बात को अगर इस ढंग से समझाया, इसमें कई ढंग से लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट समझ में बात आई श्रेया? कि अब आपको अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना हो तो क्या कर सकते हैं, आप एक ग्राफ बनाइए बड़ा सा। चूंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, तो यानी कि Q इज ए फंक्शन ऑफ, हम लोग किसका लेके चल रहे हैं, लेबर का। प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड अदर इनपुट्स आर केप्ट कांस्टेंट। बात समझ में आ रहे हैं? तो इधर जो है हम लोग, तो यहाँ पर L हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होगा। Q हमारा आउटपुट है, यानी कि डिपेंडेंट है, अतः ये कहाँ पर होगा, वर्टिकल पर होगा। क्यों मिश्रा? अरे दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया कर यार। अच्छा, अब डायग्राम बनाए। तो पहला डायग्राम में क्या कहता है कि वो इंक्रीजिंग, फिर चॉकलेट मंगाए तो फिर ठीक से बैठो, गुड बॉय। कौन कॉलगेट लगाता है कि क्लोजअप? तो पहला पोजीशन क्या था, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। समझ में आ रहे हैं ना? तो देखो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि इसको नीचे से इस ढंग से झुकाते हुए ए लेकर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसे पकड़ती है कन्वेक्स और कॉनकेव, बताया था? नहीं रे, नहीं, ये जब कैसे पकड़ते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कर्व ऐसे है और हमेशा ओरिजिन की तरफ पकड़ना है कि तो यहाँ तो कह सकते हैं कि कॉनकेव अपवार्ड है, कॉन्वेक्स अपवार्ड है। कॉन्वेक्स का मतलब जिधर उभरा हुआ पार्ट को कॉन्वेक्स कहते हैं ना, और धंसा हुआ पार्ट को कॉनकेव कहते हैं। लेकिन ओरिजिन के साथ इसको कैसे मेजर करेंगे, तो एक जो है इसका टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो अगर देखेंगे टेंजेंट लाइन जो है आपका, वो अगर आपका टेंजेंट लाइन ऊपर से आ रहा है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव, इसको बोलेंगे कॉनकेव। हाँ, अगर यही जो है अगर ऐसे रहेगा तो इसका टेंजेंट ये हो जाएगा। कैसे? इसका टेंजेंट कर्व से ऊपर है ना, समझ रही है? तो इसको बोलेंगे कॉनकेव टू ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ क्या कहला जाएगा, कॉनकेव कहला जाएगा। लेकिन अगर कोई कर्व दिया हुआ है अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, और अगर उसका टेंजेंट नीचे से आ रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसे देख, आप इंडिफरेंस कर्व बनाई थी तो इसको हम लोग लिखते थे ना कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों लिखते थे? क्योंकि इसकी टेंजेंट नीचे से बनेगी। आरी बात समझ में? इसकी टेंजेंट नीचे से बनेगी। अच्छा, यही कर्व अगर आपका ये रहता और ये इस ढंग से गिर रहा होता तो इसका देख टेंजेंट कहाँ से बनता, ऊपर से। तो देख इसका टेंजेंट बनाएंगे तो कहाँ से बनेगा, नीचे से। तो यहाँ से ये जब भी कोई भी कर्व अगर राइज कर रहा हो इंक्रीजिंग रेट से, तो जिस पॉइंट तक वो इंक्रीजिंग रेट से करेगा वहाँ तक वो क्या रहेगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर यहाँ से ये अपना चेंजिंग मिट गया, फिर यहाँ से क्या करेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा, ये कन्वेक्स टू द, अब यहाँ से ये मुड़ जाएगा। समझ रही है? यहाँ से ये कॉनकेव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप, ये मैक्सिमम पर पहुँचेगा, ये इसका मैक्सिमम हो गया श्रेया। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, डाउनफॉल हो जाएगा।
तो दैट यहाँ पर इसको लिख देंगे TP। दिस इज द टोटल प्रोडक्शन कर्व। अब यहाँ पर जो है L1 यूनिट ऑफ लेबर, L2 यूनिट ऑफ लेबर, L3 यूनिट ऑफ लेबर, L4 यूनिट ऑफ लेबर, है ना। मान लेते हैं L5 यूनिट ऑफ लेबर, L6 यूनिट ऑफ लेबर, माने जितना यूनिट्स आप लगा रहे हैं तो वहाँ उतना इसका आउटपुट आ रहा है। तो कैसे मालूम कि यहाँ पर उसका जो है इंक्रीजिंग रेट से है, बतला देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है किस रेट से, ये प्रश्न पूछेगा कि फर्स्ट ये इंक्रीज करता है कैसे, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से, फिर कैसे करता है डिक्रीजिंग रेट से। मिश्रा, अरे यार चॉकलेट खाए तो देखिए सिर में कुछ ये होने लगा, एलर्जी कुछ हुआ तो तुम ही समझना। और तुम्हारे पास तो इसको पकड़ के किडनैप कर लिया तो कैसा रहेगा, लेकिन कर ही के क्या करेगा, 5 रुपया तो मिलेगा। अब पैसा छुपाई हुआ होगा, देख रहे यहाँ से बाहर निकलेगा तो बोलेगा। ठीक, ये हो जाएगा फॉल, है ना। ये आपका टोटल प्रोडक्शन कर्व का नेमिंग हो जाता है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं श्रेया, इस पॉइंट को F कहते हैं। F का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ, ये भी पूछता है इन्फ्लेक्शन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आए इन्फ्लेक्शन में, हाँ एक्स होता है, देख लेना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तुम क्या समझे, CTION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देख अब अपना सब देख, इन्फ्लेक्शन का मतलब देख, हाँ देख रहे श्रेया, हाँ इन्फ्लेक्शन का मतलब देख क्या होता है, डिक्शनरी है यहाँ, हम पढ़ाते रहे हैं तो हम डिक्शनरी जो टेबल पर रखते थे, अब तो चूंकि गूगल हो गया, देखता क्यों नहीं रही, सब देख रहे हैं। गुड, बोल इन्फ्लेक्शन टोन में, इन्फ्लेक्शन मीन्स मोर, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बोलते हैं मोड़ बिंदु, यानी टर्निंग पॉइंट, जहां से कोई एक अपना दिशा को चेंज कर रहा हो। Point of curve at which a change in the direction of curvature occurs. कर्वेचर आप बात समझ में आ रहे हैं। इन्फ्लेक्शन, जैसे आप इसको भी कह सकती हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको भी कह सकती हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं लिखा जाता, ऑलवेज यहाँ लिखा जाता। लेकिन इसमें जो है आप इसका जो कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, देख इधर भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, कर्वेचर इधर भी देख कॉनकेव है, देख इसका ऊपर से टेंजेंट जा रहा है ना, टेंजेंट इधर भी ऊपर से जा रहा है टेंजेंट, इसमें कर्वेचर चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ सर, माने कि आपका जो है क्या नाम है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव होना, वो चेंज ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। लेकिन यहां पर इस पॉइंट के बाद देख सब तो कॉनकेव है, नहीं अभी तक एक मिनट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं समझ में आया। कॉन्वेक्स का मतलब क्या समझ, माने एक टर्म है, समझ रही ना, ग्राफिकली हम उसको कैसे डिफाइन करें। तो जब भी कोई भी कर्व दिया हुआ हो किसी भी एक्सिस पर, तो हमें ये निकालना है कि ये कर्व जो है हम ओरिजिन के प्रति इसको कॉन्वेक्स बोले कि कॉनकेव। उसका मतलब ये होता है कि अगर कन्वेक्स होगा ना कोई भी कर्व, तो उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा डिपेंडेंट की तुलना में या इंडिपेंडेंट की तुलना में डिपेंडेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या समझी,
कि जिस रेट से हम एम्प्लॉयमेंट बदल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रेट से हमारा प्रोडक्शन मिल रहा है। और डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हुआ, उसके कम रेट से हमको आउटपुट मिलेगा, इसलिए कर्वेचर का यूज किया जाता। अब कैसे समझेंगे कि कौन जो है आपका कब जो है वो जो है आपका कॉन्वेक्स है और कब वो कॉनकेव है। तो कोई भी कर्व के कॉन्वेक्स और कॉनकेव को डिटरमिन करने के लिए श्रेया कहीं से भी उस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन को ड्रा करते हैं। तो अगर टेंजेंट लाइन उस कर्व के नीचे से पास होता है तो कहेंगे कि ये कन्वेक्स है। समझ रही है? अगर यही कर्व इस ढंग से भी रहता तो इसका भी हम टेंजेंट बनाते तो नीचे से जाता है ना। तो क्या होता है कि ऊपर ऐसे वाले में समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। अब कोई कर्व ऐसे जा रहा है ना, कोई कर्व आपका ये हुआ। अब ये देखना है कि ये जो अगर हम इसको एक्सिस कोऑर्डिनेट पे डालते हैं तो अब ये पता करना चाहते हैं कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो सीधे सीधे एक टेंजेंट लाइन को ड्रा कर देंगे तो देखेंगे ये ऊपर से ड्रा होगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो जब भी हमें इंक्रीजिंग रेट से कोई कर्व को डाउनवर्ड करना हो या अपवर्ड करना हो, डाउनवर्ड करना हो या अपवर्ड करना हो, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग रेट का मतलब कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनाएंगे। भाषा में गिरने में भी होगा, रेट ऑफ चेंज अगर फास्टर होगा तभी तो इसमें एमआरएस जो होते हैं कि आपका क्या होता है उसका रेट ऑफ चेंज क्या आप देखेंगे तो जो भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा उसमें रेट ऑफ चेंज डिपेंडेंट की तुलना में इंडिपेंडेंट की तुलना में डिपेंडेंट में ज़्यादा होगा। सिंपल। अब यहाँ पर देख श्रेया कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर इसका कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है। आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या पढ़ी, उसको क्या कहा कि जहाँ पर वो अपना कर्वेचर चेंज करे उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ के बाद आपका जो है इसने अपना कर्वेचर चेंज नहीं किया, ये पॉइंट पर भी उसने अपने कर्वेचर चेंज नहीं किया, लेकिन तो लगता है ना कि भाई तो कर्व बन रहा है, लेकिन वहाँ तो कर्वेचर चेंज होना चाहिए, यानी कि वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो या कॉनकेव से कन्वेक्स हो। तो जहाँ पर ये दोनों पोजीशन बनेगा वहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट पर होगा कि जब वो कन्वेक्स से कॉनकेव होता है तो उस जगह पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो अब इस आधार पर कहेंगे क्या कि द मोर एंड इसको दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन द मोर एंड मोर units of a variable input are employed, total production eventually begins to fall, है ना। With explanation of this statement is it that at first total production increases at increasing rate, then increases at decreasing rate, after that it reaches its maximum and finally it falls। नहीं, बात समझ में आ गए? बोलिए क्या कुछ करना चाह रही हैं? लॉ तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें लेबर जितना बढ़ेगा उतना तो प्रोडक्शन बढ़ना ही ना चाहिए। तो हाँ, प्रोडक्शन गिरेगा कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। क्या होता है कि शुरू में इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है? शुरू में इंक्रीजिंग रेट से इसका कारण बताया जाता है कि शुरू में इंक्रीजिंग रेट से इसलिए बढ़ता है कि आपके पास वेरिएबल इनपुट के तुलना में फिक्स्ड इनपुट की साइज बड़ी होती है। अतः जैसे जैसे आप उसकी जो फिक्स्ड इनपुट की रिसोर्सेज को आप यूज करते जाते हैं ऐसे वैसे उसकी संख्या घटती जाती है ना। अब वेरिएबल की साइज बढ़ती चली जाती है तो फिर एक समय के बाद क्या होता है कि वो उसके लिए मैंने जैसे कि ये जगह है तो जैसे जैसे जो है कह सकते कि अभी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इसका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन जो इसके लेवल है उस ऑप्टिमम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर संख्या और बढ़ेगी
तो क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होने लगेंगे, बच्चे लोग शोर ज़्यादा करने लगेंगे, हम अपनी मैसेज को आप तक उतनी बने कन्वीनियंटली जो है नहीं बतला पाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि इसमें कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया, एक मशीन लगा दिए, आपने एक लेबर को एम्प्लॉय किया, तो उसके तुलना में स्पेस ज़्यादा है, अतः स्मूथली वो इधर उधर घूम सकता है, माल को स्टोर कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में आप सभी चीज़ को नहीं बढ़ा सकते हैं, साइज ऑफ द रूम नहीं बढ़ा सकते हैं, मशीन के जो फिक्स्ड एसेट है मशीन को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, उसी मशीन से आपको आउटपुट लेना है। अब एक लेबर की जगह पर 2 लेबर बढ़ा दिए तो आपका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, लेबर डिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, 2 के बाद 3 लेबर लगा दिए, 4 लेबर लगा दिए, तो धीरे धीरे जगह क्या होगा, कंसाइज होता चला जाएगा, मशीन अपना जगह रखे रहेगा, ये रूम की संख्या नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में है। तो परिणाम क्या होगा, वहाँ पर जो है लोग असेंबलिंग ज़्यादा होते रहेंगे, फाइनली क्या होगा, आपस में डिस्ट्रप्शन होने लगेगा, और ओवरऑल एक सीमा तक तो मैक्सिमम होगा, उसके बाद भी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो लोग आपस में टकराने लगेंगे, आपस में उलझ भी सकते हैं, मशीन जो है ज़्यादा लोड लेने लगेगा, डिसइकोनॉमिक्स देने लगेगा, मशीन खराब होने लगेगी, है ना, वर्किंग आवर कम जाएगा, सब लोग तो एम्प्लॉयड है लेकिन मशीन हो सकता है 1 घंटे के लिए हॉल्ट हो जाए, कुछ ब्रेकेज हो जाए, कुछ डिस्टर्बिंग हो जाए, जो आपका फिनिश गुड्स है चूँकि संख्या ज़्यादा है या वेरिएबल इनपुट का, उसके कारण कोई क्षति हो जाए, होगा ना कि आपने यहाँ पर माल स्टोर करके रखे, अचानक कुछ हुआ और लोग उसी पर गिर गया, तो वो तो आपको डैमेज में चला जाएगा, लेकिन एक कंसिडरेशन से बाहर है। लेकिन जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका टोटल प्रोडक्शन पर असर है ना, घटेगा। इसी कारण ना होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दिस इज व्हाई, है ना, कि चूंकि उसी जगह पर काम करते, शुरू में क्या होते हैं कि कम लेबर है, एरिया ज़्यादा है, अतः जैसे जैसे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है, इसमें मार्जिन का भी कंसेप्ट लाएंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा तब तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तैयार होगा, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लगेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो टोटल प्रोडक्शन फिर भी, क्योंकि मार्जिनल कुछ ना कुछ सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है, अतः वो बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। मार्जिनल और टोटल में तो यही रिजल्ट है, गिरेगा। तो जब 0 या नेगेटिव से नीचे जब मार्जिनल प्रोडक्शन चला जाता तो वही ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। जब टोटल प्रोडक्शन में देयर इज नो इंक्रीमेंट इन टोटल प्रोडक्शन और इवन फॉल्स decreases, then the situation is the disguised unemployment. That is the definition of disguised unemployment. यही बातें हैं ना। तो अब यहाँ पर खैर बात आ गई कि ये तीनों पॉइंट कैसे बन रहे हैं कि एट फर्स्ट क्या होता है कि फिक्स्ड इनपुट के तुलना में वेरिएबल इनपुट की साइज कम होता है, अतः जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है शॉर्ट रन में वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एक लिमिटेशन के बाद, एक सीमा के बाद टोटल प्रोडक्शन इवन बढ़ता तो है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एंड देन उसके बाद वो क्या होता है कि मैक्सिमम पर पहुंचता है और फिर वो फॉल करने लगता है। इसी चारों बातों को हम जब कंपोजिट करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो वह स्टेटमेंट लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन का होता है, वही लाभ रिटर्न्स का होता है, टू एन वेरिएबल इनपुट टू ए वेरिएबल इनपुट, या वही शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का होता है ना। कह सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन लाभ रिटर्न्स इज एप्लीकेबल दैट टेल्स अस दैट more and more units of a variable input are employed, marginal production as well as total average production eventually falls। ये भी एक स्टेटमेंट में सिंपल लिखा जाता है।
समझ रही है? अगर टोटल प्रोडक्शन के न भी लिखे ये तो मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन से भी इसको डिफाइन कर दिया जाता है। कह सकते हैं क्या कि द लॉ ऑफ रिटर्न्स says या states that the more and more units of a variable input are employed, marginal average production as well as marginal production both eventually fall. फाइनली वो गिरेगा ही गिरेगा। एक लाइन में यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। उसी बात को अगर आप डिटेल्स करना, इन अदर वर्ड्स, इस बात को लिख दीजिए, लिखने के बाद डायग्राम बना दीजिए। क्यों श्रेया? अच्छा, एक छोटा सा और कर देते हैं। तो देख, अब उन तीनों में जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे श्रेया, तो वो कैसे करेंगे, ऐसे कुछ बातें समझ में आती है। कुछ क्लियर हो रहे हैं मिस्टर आयुष? Yes, sir. गुड। मिस्टर रुपेश, चलो एक दिन पार्टी साटी किया जाए यार। मिश्रा से पूछ पैसा उसा कर लेके कब आएगा? ऐसा कर, तुम लेके आना, उसको कर्जा दे देना, वसूल लेना। तुम तो साथ रहबे करेगा, हम कहाँ रहेंगे हमको नहीं मालूम। देख, यहाँ आउटपुट है, यहाँ लेबर है, यहाँ लेबर है और यहाँ आउटपुट है। यहाँ हम लोग टोटल प्रोडक्शन लेते हैं। ऐसे टोटल प्रोडक्शन के साथ ही उसमें भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। कैपिटल कांस्टेंट का डिलीवर के बाद अलग हो जाएगा। हाँ, अभी लेबर कांस्टेंट है ना, लेबर कहाँ कांस्टेंट, लेबर वेरिएबल है। लेबर वेरिएबल कांस्टेंट, सॉरी, लेबर वेरिएबल किए हैं, फिर कभी कैपिटल वेरिएबल नहीं, सबके साथ एक ही थीम लगेगा बाय डिफिनेशन। डिफिनेशन में आप सबको एक ही तरह से डिफाइन करेंगे, चाहे आप लेबर इनपुट को बढ़ाइए, चाहे कैपिटल इनपुट को बने वैरी कीजिए, सबका डिफिनेशन सेम आएगा। तो अब आ जाइए, टोटल प्रोडक्शन बनाएंगे तो देखिए आपका ये जाएगा। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? मशीन, कोई भी कैपिटल गुड्स, कोई भी आपका इक्विपमेंट्स कैपिटल है। कैपिटल का मतलब केवल कैश नहीं, जो भी मशीन है वो कैपिटल गुड्स है। आपका दो ही चीज होगा, एक इन्वेंट्री होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करिए एक कुछ देर के लिए, इमेजिन एग्रीकल्चर सेक्टर, आलू का पोटैटो का जो है प्रोडक्शन हुआ, तो वो कुछ पोर्शन को सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है, कुछ को मार्केटाइज कर देता है, मोनेटाइज कर देता है, और कुछ को वो स्टोर कर देता है एज सीड, बीज के रूप में कुछ को वो रख लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब उसका फसल का टाइमिंग आएगा, सीजन आएगा, तो फिर उसी जो पोर्शन ऑफ जो आउटपुट है उसको सीड के रूप में यूज करेगा। तो वो जो पोर्शन सीड के रूप में रखा वो उसका कैपिटल है। नहीं समझी? जो सेल्फ कंज्यूम कर गया वो सेल्फ कंज्यूम कर गया, और जो मार्केट में ले जाकर सोल्ड आउट कर दिया उसको मोनेटाइज कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, मार्केटाइज कर दिया। लेकिन जो पोर्शन उसने न खाने के लिए रखा न बेचने के लिए रखा, बल्कि उसको फर्दर आउटपुट में यूज करने के लिए रखा, तो वह पोर्शन जो हो गया कैपिटल हो गया। तो इसमें होता है कि व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द रिसोर्सेस विच इज हेल्ड टू प्रोड्यूस फर्दर आउटपुट। जो कुछ भी फर्दर आउटपुट के लिए यूज किया जाए वो उसका कैपिटल होता है ना। तो देखिए, जब आप ये बनाइएगा तो आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये एफ है। तो जब भी आप तीनों कर्व को बनाइएगा, कौन कौन सा, टीपी, एपी और एमपी, तो पहले आप टीपी बना लीजिएगा। टीपी बनाने के बाद आपका जो है यहाँ से मैक्सिमम को डिसाइड कर लीजिएगा, है ना।
मैक्सिमम को डिसाइड कर लीजिएगा, क्यों नहीं श्रेया? सीधा टिक रहा है? ना दिखेगा तो हम क्या करें? देख यहाँ पे जो है जहाँ पर मैच कर रहा है वहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। बिंदु लगाने के बाद वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर दोनों अलग अलग कर्व में बनाएंगे तो नीचे तक चले जाएंगे। बना सकते हैं लेकिन थोड़ा खिंच-पिच हो जाता है, दो ग्राफ में बनाते हैं। एक जो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है, क्लियर? इस सब का मतलब होता है। अब जो है आप इससे एपी और एमपी को ड्रॉ करते हैं। तो जब एपी को ड्रॉ करेंगे श्रेया तो क्या करेंगे कि उसका जो कर सकते हैं मैक्सिमम है इन दोनों लाइन के बीच में रखेंगे। समझ रही है? इसकी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले नहीं रखेंगे। किसका? एपी का। तो आई लेकिन उसका भी कर्वेचर ऐसे ही जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में? इसका ये टॉप हो गया है ना, फिर ये लेंगे, लेकिन इसको जब लेंगे ना तो ये यहाँ पर टॉप होगा और इसको जब पास कराएंगे तो इससे ये पास होकर जाएगा। ये इसका नियम है कि जहाँ पर आपका क्या होगा, जहाँ पर ये हो जाएगा एपी, ये हो जाएगा एमपी। बस समझ आ रहे हैं? जब तक ये जो है एमपी बढ़ता रहेगा तब तक जो है ये इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। जब ये मैक्सिमम होगा वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेवलप होगा, है ना। और जब ये गिरने लगेगा लेकिन तब तक पॉजिटिव रहेगा, तब उस स्टेज तक ये क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रहे हैं? जब ये जीरो हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। जब मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्शन गिरने लगेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन एमपी और टीपी। दो रिलेशन बनता है। एक रिलेशन होगा, आप लोग लिख कर लाइएगा कि रिलेशन बिटवीन एमपी और टीपी, और दूसरा रिलेशन होगा एपी और एमपी। ये दो रिलेशन बनता है। आप लोग लिखकर नेक्स्ट क्लास में हमको एक पन्ना में लिखकर लाइएगा, यहाँ रख दीजिएगा, देख लेंगे एक बार। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब कौन कौन सी बात हो गई कि रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेज। फर्स्ट रिलेशन कंप्लीट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इमर्ज्ड एट टोटल प्रोडक्शन कर्व, है ना। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल प्रोडक्शन इवन इंक्रीजेड बट एज डिक्रीजिंग रेट। थर्ड हो गया रिलेशन। फोर्थ रिलेशन, चार रिलेशन हो गया। अच्छा, कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स जीरो, टोटल प्रोडक्शन बिकम्स मैक्सिमम। क्वेश्चन हमेशा खानदानी क्वेश्चन है कि व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल प्रोडक्शन इज व्हाट, दैट इज मैक्सिमम। या मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। अब फिर बोलेंगे कि फिर मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव, टोटल प्रोडक्शन बिगिंस टू फॉल, है ना, स्टार्ट्स फॉलिंग। हो गया। दूसरा रिलेशन होता है एपी और एमपी, है ना। कहेंगे कि व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज राइजेज, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन राइजेज, टोटल प्रोडक्शन also rises but at faster rate. That's कहेंगे कि व्हेन एवरेज प्रोडक्शन राइजेज, मार्जिनल प्रोडक्शन also rises,
but faster rate. That's why marginal production curve will be above average production curve. जब दोनों कर्व राइज कर रहा हो तो कौन कर्व किसके ऊपर होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व जो है टोटल प्रोडक्शन कर्व एवरेज प्रोडक्शन कर्व से ऊपर होगा। पहला क्लियर बातें हो गई, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जब मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन बोथ आर फॉलिंग, then marginal production falls at faster rate. That's why marginal production curve will be below average production curve. और समझ में आ रहे हैं? इससे और भी 2-3 बातें समझ में आती है कि सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पाता है ना, फिर उसके बाद कौन पाता है? एवरेज प्रोडक्शन, फिर उसके बाद कौन पाता है? टोटल प्रोडक्शन। किसका मैक्सिमम जो है सबसे पहले आता है? ये भी तो प्रश्न आ सकता है टिपिकली। मार्जिनल प्रोडक्शन का, और लास्ट में टोटल प्रोडक्शन का टॉप आता है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने की चीज है जो प्रायः पूछता है, एक करके आज कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। मैं यहाँ से कौन सा लाइन ले लूँ? ए लाइन ले लेता हूँ। देख, मार्जिनल ये जहाँ पर मैक्सिमम है ना श्रेया, ये जो पोर्शन है अगर ऊपर से हम ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 3 स्टेज होता है। आपको पूछता है परीक्षा में कि देयर आर 3 स्टेजेज ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, है ना। तो पहला स्टेज कहाँ होता है? 0 ओरिजिन से कहाँ तक होगा? मैक्सिमम अप टू एपी मैक्सिमम, अप टू एपी मैक्सिमम। फिर सेकंड कहाँ से कहाँ तक होगा? एपी मैक्सिमम से टीपी मैक्सिमम, इस सेकंड हो जाएगा। ऐसे कई तरह के प्रश्न उठते हैं। और फिर उसके बाद ये हो जाता है थर्ड स्टेज। कहाँ से थर्ड स्टेज होगा? आने स्टार्ट फ्रॉम टीपी मैक्सिमम टू राइट वार्ड। ये ना हो गया 3 स्टेजेज। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का लाइन है। ये स्टेज यहाँ इंड नहीं होता। इंड कहाँ से तक होगा? फ्रॉम ओरिजिन टू एपी मैक्सिमम, फ्रॉम एपी मैक्सिमम टू टीपी मैक्सिमम या एमपी 0। the region between the two tops, AP maximum to TP maximum, is the range of second stage of short run production function, and after TP maximum third stage starts. तो यानी कि फर्स्ट स्टेज में अब पूछता है, तो फर्स्ट स्टेज में थ्रू आउट आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि फर्स्ट रेंज तो यहाँ तक है ना स्टेज। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कुछ पोर्शन तो डिक्रीजिंग रेट से भी तो बढ़ रहा है ना। टेक्निकली ये सब प्रश्न पूछता है कि क्या थ्रू आउट फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन राइजेज एट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इट इज ट्रू और नॉट? तो नो। हाँ, तो माने कुछ पोर्शन उसका इंक्रीजिंग रेट से है और कुछ पोर्शन डिक्रीजिंग रेट से है। लोग क्या करते हैं कि इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं, जो कि टेक्निकली आपका गलत है। तो पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें पूछा जाता है श्रेया कि आपका फर्स्ट स्टेज में थ्रू आउट एपी जो है राइज करता रहता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है भी है
अब फर्स्ट स्टेप में वो गिरने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, लेकिन एवब जो है वो एवरेज का ऊपर रहता है। डायग्राम यही कह रहा है ना कि मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में चढ़ने के बाद वो मैक्सिमम पा लेता है और गिरना भी शुरू कर देता है। एपी और एमपी में तो कर्वेचर चेंज नहीं होता है ना, कहाँ चेंज हुआ, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बना। लेकिन यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन प्रायः नहीं बनता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी पर और टीसी पर बनाते हैं लोग। अच्छा, तो ये बात समझ में आ रही है ना, फिगर से क्या बातें आ रही है। अच्छा, इन केस में एपी और टीपी दोनों गिर रहा होता है, मतलब सेकंड स्टेज में एपी और एमपी दोनों फॉलिंग करता रहता है, लेकिन दोनों पॉजिटिव रहता है। थर्ड स्टेप में एपी पॉजिटिव ही रहता है, एपी नेगेटिव नहीं होता, केवल मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है। तो ये जो है 3 स्टेजेज हो गए। रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी और टीपी हो गए, रिलेशन बिटवीन एपी और एमपी हो गए। तो इसको एक बार किताब अगर आप लोग के पास कोई ओल्ड एडिशन की भी होगी तो उसको पढ़ लीजिएगा, कुछ अगर उसमें लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, कुछ डॉट्स रहेगा तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग लॉन्ग रन पे चर्चा कर लेंगे। 3 स्टेज क्लियर हो गए ना, तो एक बार उसमें पढ़ लीजिएगा। ओके, और कुछ पूछना है नहीं ना, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। कुछ किताब अगर ओल्ड सेशन वाली भी होगी या 12th वाली भी होगी तो उसके भी मदद से तुम प्रोडक्शन को पढ़ लोगे, और उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस अगर एराइज होते हैं तो अगले क्लास में हम लोग उस पर काम कर लेंगे। 40 रुपया। इसके पास मोबाइल है, मोबाइल तुम रख दो। मिश्रा, हंसने वाली बात नहीं है।